At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम पहुंची है जिला दीवानी न्यायालय परिसर में। आज से 1 जुलाई से यानी 3 नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य विधि में जो अमेंडमेंट विगत वर्ष भारत सरकार द्वारा किए गए थे वो आज से लागू हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मोहन मिश्रा जी हैं। हम आपसे जानेंगे कि इन नए कानून जो आज से लागू हुए हैं उनसे अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस में क्या दिक्कतें आएंगी, क्या इसमें नया क्या होगा? देखिए भूपेंद्र जी, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ इसमें कुछ नया नहीं है। ये मात्र जो सरकार की नाम बदलने की नीति है जो 2014 से आने के बाद है कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया और जहांगीरपुरी को फला कर दिया और फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया, तो मुझे इन तीनों एक्ट के बदलाव में कोई बहुत विशेष बात नज़र नहीं आती। नाम बदले हैं, नंबर बदले हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जाफ्ता फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता जो थी उसे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कर दिया 2023। इसमें क्रमांक बदल गए हैं, कुछ परिभाषाएं 1-2 ऐड हुई हैं, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक मैं एक अधिवक्ता के नाते महसूस करता हूँ कि नाम बदलने के बजाय, इनको नंबर बदलने के बजाय अमेंडमेंट कर देना चाहिए था। जो नहीं पसंद है उन्हें रिपील कर देना चाहिए था, तो उनको हटा देना चाहिए था। दिक्कतें कहाँ पे हैं? दिक्कतें ये हैं कि सबसे पहली चीज़ तो एक आम प्रैक्टिस चल रही थी, उस प्रैक्टिस में अचानक इस तरीके के बदलाव आ गए कि अब हमको 302 का मुकदमा करना है, एक माइंडसेट बनाना है। अब 302 नहीं रहा, 103 हो गया। रेप 375 में डिफाइन था, 63 में डिफाइन हुआ। कुछ बदलाव अलग से हो गए होते, कुछ एक जैसे सज़ा के मामले में है। एक चीज़ है, एक जो कम्युनिटी सर्विस जोड़ी गई है सज़ा में, एक नई सज़ा जोड़ी गई है इस एक्ट में। वो सज़ा ये जोड़ी गई है कि अब सामुदायिक सेवा भी कराने का एक इसमें दे दिया। सज़ा नहीं दे रहे हैं किसी को तो उससे कह दिया भाई आप फला फला जगह, फला आश्रम में, वृद्धाश्रम में आप कुछ काम करेंगे, उसका आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें हाई कोर्ट्स ने, हालांकि 1-2 मामलों में मुझे पहले भी याद है, नैमिषारण्य को लेकर एक आदेश हुआ था, इस तरीके के आदेश सामने आए थे। लेकिन कोई बहुत बदलाव जैसी स्थिति नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि इसको लेकर ये कहा जाए कि भाई नया सब कुछ हो गया है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत उन बच्चों से पूछिए जो बीते 4, 5, 7, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं जुडिशल सर्विसेज की। उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रट रखा है, बेयर एक्ट उनके रटे हुए हैं। आज की डेट में अब उनकी तैयारी फिर शून्य से शुरू होगी। तो सरकार को इन सब चीज़ों को ख्याल में रखना चाहिए था कि आखिर उन बच्चों का कौन सा दोष है। उनकी प्रिपरेशन जो चल रही है वो तो पूरी तरीके से शून्य पर आ गई। हाँ, कुछ एक पुलिस को राइट्स ज़्यादा दे दिए। हाँ, ये क्या असर पड़ेगा? ये चीज़ है। आप बीइंग ए स्टेट, मैं महसूस करता हूँ जज न्याय के लिए संकल्पबद्ध नहीं है। सबसे बड़ी ड्यूटी है, वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी ड्यूटी अगर बनती है तो स्टेट की बनती है। स्टेट स्टैंड्स फॉर जस्टिस। लेकिन है क्या, स्टेट का काम हो गया है केवल और केवल विरोध करना। कोई पकड़ के आ जाए, स्टेट काउंसिल्स उसका विरोध करते हैं। सरकार के प्रतिनिधि बनकर विरोध करना उनका काम हो गया है। न्याय के लिए काम करना उनका काम नहीं रह गया है। बीइंग मतलब पहिया ऑफ जुडिशरी, बार एंड बेंच, अगर उसमें देखा जाए तो बार जो है, बार दो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, एक स्टेट के द्वारा और एक डिफेंस काउंसिल के द्वारा। दोनों का काम यह है कि न्याय करने में सहयोग मिले। न्यायाधीश जब बैठे तो वह न्यायपरक तथ्य उनके सामने रखें। लेकिन अब स्टेट बिल्कुल बदलती जा रही है, पुलिस को अधिकार पर अधिकार हो रहे हैं।
अगर पुराने लॉ उठा के देख लें 7 साल तक की सज़ा के मामलों में, दरोगा जी को सब राइट हैं। दरोगा जी क्या करते हैं मैं अब इस पर बोलना नहीं चाहता। किस तरीके से 7 साल से कम सज़ा के मामले में लोगों को थाने से ज़मानत मिलती है, जो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उनकी संतुष्टि उनकी नहीं कर पा रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, वो पकड़ के आ जाते हैं, या नहीं पकड़ के आ जाते हैं तो थ्रेटनिंग होती है। इसी तरीके की थ्रेटनिंग के दौर से लोग गुजरते हैं, वादकारी गुजरते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कि 7 साल की सज़ा है, 3 साल से ऊपर है, ये तो नॉन बेलेबल है, हम भाई जेल भेजेंगे तब बेल देंगे। तो सुधार व्यवस्था में होना चाहिए, सुधार एक्ट की बजाय सुधार व्यवस्था में होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि यहाँ पर अदालतों में जिस तरीके से काम हो रहे हैं वह कार्य सुचारू रूप से चल रहे कि नहीं चल रहे। आप तो स्टेट हैं, आप मॉनिटरिंग करते हैं, आप तो आपका एक कानून मंत्री है, आप लोग हमेशा ऊपर लेवल पे तमाम बैठकें होती हैं, एक्सपेडाइट करने की तमाम बातें होती हैं, एक्सपेडाइट मुकदमे करे जाएं, इसके लिए केवल एक आधार बना रहे हैं कि मुकदमा एक्सपेडाइट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। एक्सपेडाइट करने के तरीके वो हैं, आपकी सबसे फेल एजेंसी जो प्रोसिक्यूशन की है, जो विटनेसेस को ला नहीं पाती, कुछ काम नहीं कर पाती हैं। आपका दरोगा और पुलिस केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन उनकी हो गई है, नाम पूछा, पता पूछा और 161 तहरीर को देखकर उतार दिया। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में सुधार नहीं कर रहे हैं। जो आजकल बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सर्विलांस की एविडेंस, ये सारी एविडेंस जो हैं उनको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। आपने कह दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहियाँ होंगी, आपके पास क्या स्ट्रक्चर है इस बात का? कुछ नहीं कर पा रहे। आपने स्ट्रक्चर बनाया नहीं, आपने पूरी व्यवस्था की नहीं और एक्ट लागू कर दिया। तो पहले सुधार बुनियादी तौर पर करना शुरू करिए। पहले इस जुडिशियल सिस्टम को इस लायक बनाइए कि वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल कायदे से हो सके, उसके बाद करना चाहिए था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। पहले सीपीसी अमेंडमेंट के दौरान हमने देखा था वकीलों से विचार हुए थे, लेजिस्लेचर से विचार हुए थे। अब यहाँ 2009 में कई सालों तक विचार चले थे लोगों के। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक दिन कहा गया कि हम इन 3 एक्ट्स में बदलाव लाएंगे, और बदलाव लाने के बाद फिर 3, 4, 5, 6 महीने के बाद एक दिन शाह जी आए और शाह जी ने मंच से भाषण शुरू किए, वहाँ सदन में कहा कि भाई 1 जुलाई से ये एक्ट लागू हो जाएंगे। तो ये केवल और केवल लागू करना है तो भाई आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, जैसे चाहें वैसे लागू करें, लेकिन आप व्यवस्था को पहले सुधारें तब लागू करें, ज़्यादा बेहतर तब होगा। या अगर लागू कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी नई चीज़ें लाने के और नाम और नंबर बदल देना मात्र, मेरे हिसाब से मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। नुकसान बहुतों का है, हो सकता है कुछ फ़ायदे हो जाएं, कुछ फ़ायदे हो जाएं, लेकिन बीइंग ए स्टेट उनको देखना चाहिए नुकसान ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, फ़ायदा कम कहाँ पर हो रहा है। तो फ़ायदे और नुकसान के अनुपात को एक आनुपातिक संतुलन बनना चाहिए था, वो मुझे नहीं दिखता है इन तीनों एक्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मोहन मिश्रा जी ने बताया कि केवल नाम बदलने से, धाराएं बदल देने से कोई सुधार नहीं होने वाला है। बदलना चाहिए स्टेट को, प्रक्रिया को, अपने स्ट्रक्चर को बदलने की आवश्यकता है। अब हम आपको ले चलते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह साहब के पास, उनसे जानते हैं कि जो ये नई धाराएं, नए अमेंडमेंट हुए हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया की टीम सीतापुर जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह साहब के पास पहुंची है, जो 1 जुलाई से यानी आज से नए अमेंडमेंट हुए हैं, 3 नए कानून पूरे देश में लागू किए गए हैं। उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जुडिशियल सर्विसेज के लिए न्यू स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, और अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर वो कितनी प्रभावित होगी, हम जानते हैं आदरणीय वीके सिंह साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आपने आज जो बिल्कुल प्रासंगिक क्वेश्चन है उस पर आपने ध्यान आकृष्ट किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बात यह है, सरकार ने जो चेंज किया है, तीनों संहिताओं में जो भी कुछ अमेंडमेंट करके लाए, अमेंडमेंट क्या, नई संहिता के नाम से ले करके आए हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप समझिए कि लाखों लड़का जो PCS, JS या अन्य कोई तैयारी कर रहा था, तो अब वो तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आके फिर खड़ा हो गया। ज़रा आप सोचिए। इसके अलावा आप जो मैंने आपसे कहा ना कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल लिटरल शब्दों को वही जो पुराने थे लगभग रख दिया गया है। केवल वहाँ पर कुछ नई चीज़ें आ गई हैं
जहां पर पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल के संबंध में, अरेस्ट के संबंध में, बेल के संबंध में जो था उसको तो उन्होंने अपने हिसाब से अमेंड कर दिया। तो आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई, पुलिस वालों को इनहेरेंट पावर दे दिए गए। स्थिति तो ये है कि 10 साल तक का सज़ा वाले मुकदमे में अब आप अगर FIR लिखाने जाएं तो 14 दिन दिया गया है वहाँ पर कि वो इसकी प्रारंभिक जांच करेंगे, अगर समझ में आएगा तो आपकी FIR दर्ज की जाएगी। तो इस प्रकार से तो जो सक्षम है वो तो न्याय प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है वो न्याय नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए जो भी कुछ ये नई संहिताएं बनाई गई हैं, ये कोई इनकी आवश्यकता नहीं थी। किसी भी प्रकार का इनसे भला नहीं होना है आम आदमी का, बस भला उनका होना है जो इस समय सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। VK सिंह साहब का कहना है कि इन जो नई संहिताएं लेकर के भारत सरकार आई है और आज से पूरे देश में लागू किया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पुलिस को ज़रूर पावर्स बढ़ा दिए गए हैं। जिन मामलों में 10 साल तक की सज़ा है उसमें पुलिस 15 दिन का इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया गया है, इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद अगर पुलिस को समझ में आता है कि ये वास्तव में मुकदमा पंजीकृत करने लायक है तो करेगी। इसमें साफ कहना है VK सिंह साहब का कि अगर कोई सक्षम व्यक्ति है वो तो आसानी से न्याय प्राप्त करेगा, लेकिन आम आदमी को, गरीब आदमी को न्याय पाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये तो आपको पता है कि नए 3 जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो बदले गए हैं और उसमें एक इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था पहले, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था और एक इंडियन पेनल कोड होता था। तो इन तीनों को ही उन्होंने एक दूसरा नाम दे करके दे दिया है और उसको उन्होंने काफ़ी पहले संसद से पास करा दिया था और अब उसको नोटिफाई भी कर दिया है और वो सब हो गया है और 1 जुलाई से वो लागू हो गया है। तो आज 1 जुलाई है, तो आज से वो आपका कानून तीनों जो हैं वो लागू हो गए हैं और हमारे यहाँ जो मैजिस्ट्रेट्स हैं और जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो सब आज से उन्हीं कानूनों को मद्देनज़र रखते हुए और कार्रवाई क्रिमिनल एक्ट के तहत काम करेगा। देखिए, मेरे हिसाब से उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग तो देखिए वकालत के पेशे में हैं, तो हमारे पास जैसे उनका एक रेडी रेकूनर भी है जिसमें पहले 156(3) हुआ करती थी, जिसमें हम लोग मजिस्ट्रेट के थ्रू FIR दर्ज कराते थे। अब वो 175(3) हो गई। तो या मान लीजिए इस तरीके की बहुत सी धाराएँ हैं, 302 बदल गई, ये हो गई वो गई, तो बहुत सी सारी धाराएँ बदली हैं। तो अब वो तो मान लीजिए हम तो पढ़ लेंगे, बट जो बच्चा जो आधी से ज़्यादा तैयारी कर चुका है, अब आज जुलाई आ गया है, जितने आपके ये कोचिंग कॉलेजेस चल रहे हैं वो कोई किसी के यहाँ 75% पढ़ाई हो चुकी है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे इतना नहीं पता कि कब है एग्ज़ाम्स। वो हो सकता है मान लीजिए कोई एग्ज़ाम अभी अगस्त में होना है या सितंबर में होना है या अक्टूबर में होना है। तो अब इतनी 3 महीने में पूरी तीनों चीज़ों का उनको सेक्शन वाइज लिखना और सेक्शन में भी सब सेक्शन होते हैं। तो अब मान लीजिए हम उसमें कहीं लिख दें कि साहब 175(3) में क्या लिखा हुआ है नई CRPC में। अब बच्चन तो 156(3) पढ़ा हुआ था, उसका वो जो भी उनके कोच करने वाले लोग थे, जो कोचिंग क्लासेस थी, तो वो चीज़ तो निकल गई। तो अब वो दोबारा तो रिपीट करेंगे नहीं, तो बच्चों को तो आने वाले दिनों में बहुत परेशानी होगी। देखिए, आप बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 24 घंटे के अंदर पुराना कानून अगर आप लें तो अगर किसी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई तो 24 घंटे के अंदर अगर मुलजिम पकड़ा जाता था तो उसको रिमांड मतलब आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते थे। अब पहला प्रश्न तो ये पैदा हुआ जो आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट ही 15 दिन बाद भी लिखी जा सकती है, पहले पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब प्रश्न ये है कि हमारा तो किसी ने टांग तोड़ दी,
हमारी तो आज किसी ने टांग तोड़ दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरानी दफ़ाएं हैं वो 325 बना आपका, उसमें 7 साल की सज़ा है नहीं, ना 10 साल की सज़ा है। तो अब उसमें बकौल आपके पुलिस 15 दिन बाद पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और पुलिस हमारी जो है वो आप बेहतर जानते हैं कि वो बायस्ड रहती है, सरकार के प्रति काम करती है, ज़्यादातर देखा गया है ऐसा। तो थोड़ा सा तो उनका क्या, बल्कि बहुत ज़्यादा उनका अपर हैंड हो जाएगा पुलिस का। और वैसे तो पुलिस का पहले भी अपर हैंड था, लेकिन अब और ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर पब्लिक को न्याय तो नहीं मिल पाएगा, ये तो फैक्ट है। देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव काम इंडियन गवर्नमेंट ने किया है और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पर अब आप समझिए कि अंग्रेज़ों के समय के कानून व्यवस्था जो भी थी, जो भी आपराधिक न्याय प्रणाली थी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, वो उस समय की व्यवस्थाओं के अनुरूप था। अब आज़ादी के बाद हम लोग अमृत काल मना रहे हैं, तमाम तरह की परिस्थितियां बदल गई हैं, समाज बदल गया है, अपराध का मोडस ऑपरेंडी बदल गया है, अपराधी बहुत शातिर हो गए हैं, तमाम तरह के डिजिटल और साइबर क्राइम बढ़ गए हैं, नए आर्थिक अपराध बढ़ गए हैं, आतंकवाद नए तरीके से आ गया है, एक तरह का आर्थिक आतंकवाद इस समय देशों को खोखला किए दे रहा है। कोरोना जैसी महामारियाँ भी एक तरह से आतंकवाद के रूप में देशों में फैल रही हैं। तो इन सब की रोकथाम के लिए इन सब चीज़ों का जिक्र तो उस कानून में था नहीं। नए कानून में नई परिस्थितियों के हिसाब से इन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ है कि हमने अपना संविधान बनाया, भारतीय संविधान है, हमने तमाम देशों के संविधानों से हमने उसमें तमाम तरह की शिक्षाएं ली, तमाम हमने उनके तत्वों को रखा। तो हम अपनी आईपीसी, अपनी सीआरपीसी और अपना एविडेंस एक्ट क्यों नहीं बना सकते? क्यों हम लॉर्ड मैकाले के ही व्यवस्थाओं पे चलते रहें? तो मैं इसे भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम मानता हूं। और इसका जो प्रभाव आप समझते हैं, इसका प्रभाव लिटिगेंट्स पे पड़ेगा, समाज पे पड़ेगा। क्योंकि आज का समाज जिस तरह से विखंडित हो गया है, भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से कुछ तत्व आज यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं, देश को बांटने की बात चल रही है, तमाम इस तरह के तत्व आ रहे हैं कि जैसे लगता है कि सिविल वार की पोजीशन आने वाले दिनों में देश में हो सकती है। तमाम तरह के ऐसे आतंकवादी जो कि सिस्टम में आपके घुस गए हैं, आपकी मिलिट्री के साथ आप देखिए तमाम इस तरह के सुनने में आए हैं कि तमाम पेनिट्रेशन इस तरह का हो गया है कि वो तमाम इस तरह के स्पाई दूसरे देशों के साथ मिल करके देश की व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। तो ऐसे में नए कानून की ज़रूरत थी, उन कानूनों का प्रावधान किया गया। नए कानूनों में आशीष जी, जो पुलिस दिक्कत होगी नए पाने? भैया, आम आदमी को कब नहीं दिक्कत होती थी? क्या जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है, क्या इसमें आम आदमी भगवान था? आम आदमी इस कलयुग में दिक्कत में था, दिक्कत में है, दिक्कत में रहेगा। आप उस नज़रिए से ना देखिए, ये तो एक अपोजिशन पार्टी का नज़रिया है। जो वर्तमान सिस्टम है, तमाम इसमें बोगस एफआईआर भी दर्ज होती थी। क्या अब उस बोगस एफआईआर में क्या उन तत्वों को फ़ायदा नहीं होगा कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए? और रही बात कि अगर कोई जघन्य क्राइम होता है तो उसमें पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करनी है। कानून आपके चाहे जितने बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट के जो भी मॉनिटरिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हमेशा लागू रहेगा कि अगर कोई जघन्य अपराध होता है तत्काल एफआईआर दर्ज हो। उस समय कानून सब किनारे। कानून एक प्रक्रिया है आम आदमी को न्याय मिलने की। और ये डेमोक्रेसी काहे के लिए है? लोग यहाँ पर हैं, अगर आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा लोग सड़क पर आएंगे। नेता काहे के लिए हैं? सिर्फ नेता चुनाव लड़ने के लिए और पैसा लूटने के लिए हैं? नेता हैं, नेता चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जो एमएलए एमपी बनते हैं वो आम आदमी की आवाज़ उठाएं। अगर पुलिस नहीं काम कर रही है, कोई ये नहीं, अब डेमोक्रेसी में ये नहीं है। जितना पुलिस की बर्बरता पहले थी वो आज भी है, वो कल भी रहेगी। उसके लिए कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आप पुलिस को गलत साबित करिए। अगर पुलिस काम करती है, मैं समझता हूँ कि आज के वर्तमान सिस्टम में पुलिस सिस्टम बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और आरोप सब पे लगते हैं। आरोप किस पे नहीं लगते? आरोप जुडिशरी पे लगते, आरोप वकीलों पे लगते, आरोप समाज पे लगते, आरोप प्रधानमंत्री पे लगते, आरोप राष्ट्रपति पे लगते हैं। इन सब आरोपों की आड़ में और सिर्फ क्रिटिसिज्म की आड़ में इन कानूनों की समीक्षा नहीं की जा सकती है। वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि अब तक का जो भी 75 वर्ष में जो सबसे बड़ा काम हुआ है इस आपराधिक न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को सुधारने के लिए, नई भारतीय न्याय संहिता, नई जो है सीआरपीसी, नया एविडेंस एक्ट। अब आप बताइए, तमाम तरह के डिजिटल
क्राइम होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन पुराने एविडेंस एक्ट में नहीं था, अब हो गया है। अब वो एक्सेप्टेंस होंगे। अगर आप जाइए, आपके व्हाट्सएप पे क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, लोगों को आप बताइए, इस समय क्राइम चल रहा है कि आपको पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा क्राइम है, व्यभिचार का सबसे बड़ा क्राइम है कि आपके पास एक मिस कॉल आती है और लड़कियां नंगे होकर सामने अपना बदन दिखाती हैं। एक पूरा मोडस ऑपरेंडी बम्बई और दिल्ली से चलता है और उसके बाद लोगों से लाखों हज़ारों रुपए की वसूली होती है। क्या उसकी कोई FIR दर्ज होती थी? कहते थे साइबर सेल में चले जाइए। लेकिन अब उस तरह का एविडेंस है तो उसका एविडेंस आपका एक्सेप्टेंस होगा कोर्ट में, आप सीधे FIR उसमें दर्ज होगी। तो वर्तमान बदलते परिवेश में मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और इसमें निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा होगा और ये वादकारियों को फ़ायदा होगा और न्याय व्यवस्था सुधरेगी। रही बात की पुलिस कैसे सीखेगी, वकील कैसे सीखेंगे, जज कैसे सीखेंगे, सीखना पड़ेगा। चीज़ें बदलती हैं, बेहतर बदली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आशीष जी ने बताया कि जिस तरीके से क्राइम मॉडिफाई हो रहा है, क्राइम नए नए तरीके से हो रहा है, उस तरीके से इस प्रकार के अमेंडमेंट्स की महती आवश्यकता थी जो भारत सरकार ने किया है। बात तो सही है, कानून तो पूरा सब नए तीनों आ गए हैं और आज हम लोगों को फेस भी करना पड़ा है। कोर्ट में जब गए हैं तो वहाँ स्थिति यह है कि अर्धनारीश्वर जो शंकर जी कि जो अर्धनारीश्वर था, तो बीच में एक पुराने एक नया, यानी कि IPC और BNS ये चला है हम लोगों को कोर्ट में। तो स्थिति आएगी पुराना कानून अदालत बताना पड़ रहा है और नया कानून। आज हमने जो पहले फाइलिंग जो की थी, परसों हड़ताल हो गई, तो आज जज साहब ने ये कहा है कि नई धाराओं में आप आज मुकदमा पंजीकृत करेंगे। तो हमको ढूंढना पड़ा, किताबें ढूंढनी पड़ी और तुरंत हमको मोबाइल का सहारा लेना पड़ा। तो हमने नई धाराएं वहाँ पर लिखी हैं, लेकिन अभी तक अदालत में वो फाइल पंजीकृत नहीं की हुई है, क्योंकि उन्होंने जज साहब ने ये कहा कि पहले हम भी देख लें। तो ये सब समस्याएं तो आएंगी और नए कानून से जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं जो PCSJ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपके अनुसार उन्हें क्या समस्या? नहीं, उनके लिए बिल्कुल समस्या है, बिल्कुल नया कानून है। और जो किताबें, जो भी प्रतियोगिताएं होंगी, जो भी पेपर्स आएंगे, वो सब नए तरीके से आएंगे। जो आज के प्रवेश में आएंगे, पुराना भी पढ़ना पड़ेगा, नया भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग तो दो किताबें रखनी पड़ेंगी, IPC भी रखनी पड़ेगी और नया कानून BNS भी रखना पड़ेगा। ये स्थिति है हम लोग साथ में। पुलिस को पावर्स घटाई बढ़ाई गई हैं, उन पे क्या? पुलिस को पावर ज़्यादा दे दी गई हैं और ये दुर्भाग्य है। अभी भी हम लोग पुलिस से ही लड़ते आ रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर पुलिस दिक्कतें करती थी। अब तो उसको और पावर दे दी गई है। इस समय और भी दिक्कतें आएंगी आने वाले भविष्य में। उन पर मेरा यही कहना है कि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये गलत निर्णय हुआ, क्योंकि सिर्फ धाराओं के क्रम घटाए बढ़ाए गए हैं। उसमें ये है कि दिक्कतें वकालत में भी आएंगी। वकालत में जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस में हैं, तो हम तो IPC पढ़ के आए हुए हैं, तो हम IPC ही पढ़ेंगे। अब हम BNS पढ़ें, तब हम आगे के मुकदमे ट्रायल पूरा फेस करें। अभी जो नए जूनियर आए हैं उनको हम क्या सिखाएंगे? पहले तो हम पढ़ेंगे, तब उन्हें हम पढ़ाएंगे। तो दिक्कतें तो बहुत आने वाली हैं। साथ ही दिक्कतें उनके लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, PCSJ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने, मुझे लगता है, हो सकता है कई बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट हो, और उनके लिए तो बहुत दिक्कतें हैं। इतने सालों की मेहनत पूरी बेकार जाएगी। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार के द्वारा सिर्फ IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम बदल करके कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं करी है इन्होंने, ना तो अधिवक्ताओं के लिए, ना प्रतियोगी परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और ना ही पब्लिक के लिए। इस पे ये कहना है कि पब्लिक तो वैसे भी पुलिस से परेशान रहती थी, परेशान होती थी, तभी तो हम अधिवक्ताओं के पास आती थी। कहीं ना कहीं हम लोग उनके लिए अच्छा बेहतर प्रयास करते थे। अब वो भी गलत ही किया है इन्होंने पूरी तरीके से। आम जनता भी त्रस्त है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो नया कानून बनाया गया है वो सभी दृष्टिकोण से पूर्णतः गलत है। सिर्फ इन्होंने सीरियल नंबर बदल दिए हैं, नाम बदल दिया है, बाकी और कुछ नहीं। सारी जो व्यवस्था है वो पुलिस के हाथों में दे दी गई है। पुलिस को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पांडे जी। हम राहुल पांडे जी से जानेंगे कि जो नई संहिताएं आज से 1 जुलाई से पूरे देश में लागू की गई हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पे, या जो पुरानी फाइलें हैं वो पुराने एक्ट्स के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार डिसाइड की जाएंगी, या अब जो आज से नई व्यवस्था लागू की गई है उसके अनुसार डिसाइड की जाएंगी? देखिए, नए कानून में जिस तरीके का परिवर्तन बताया गया है, मूलभूत कोई परिवर्तन विशेष है नहीं। एक और जिस
तकनीकी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करने के लिए बात कही गई है, वह उन्हीं कानूनों में संशोधन करके करी जा सकती थी। और जिस तरीके से क्रम बदल करके उन्हीं कानूनों को नकल करके दोबारा स्थापित किया गया है, धाराओं बदल करके, इसका कोई लाभ किसी भी तरीके से न्यायिक कार्य को जल्दी निपटाने पे न होने वाला है, न कोई इसका असर पड़ेगा। विसंगतियाँ, दुविधाएँ, दुश्वारियाँ कार्य करने में बहुत बढ़ेंगी। कठिन काल है उन बच्चों के लिए जो इस वर्ष, अगले वर्ष इम्तहान देंगे, PCSJ है, HJS का है या और कानून संबंधित हैं, उनको दोनों एक्ट पढ़ने हैं, दोनों सिस्टम्स को पढ़ना है, दोनों ही अलग अपने आप में, और एक ही व्याख्या, एक ही परिभाषा को अलग अलग धाराओं में उन्हीं को दुर्व्यवस्थित करके रखा गया है। उसके तहत उनको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, उनका कार्य बढ़ेगा और उसी को उनको इम्तहान देना है। उसमें उनका काफ़ी कुछ नुकसान होने की संभावना है। ये कदम उठाने से पहले सरकार को ये देखना चाहिए था कि इस तरीके के जो कानून बनाए जा रहे हैं उनमें क्रम बदले जाने की एक तो आवश्यकता नहीं थी। जो संशोधन किए गए हैं उनका विरोध, संशोधन का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से संशोधन किया गया है, जिसका क्रम बदला गया है और कानून का कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इस वजह से इसका विरोध है। और कानून संशोधन जो किए गए हैं वो उन्हीं का IPC में चाहे नाम बदल कर ही सही, लेकिन किए जा सकते थे। ये नए कानून में धारा 531 में अलग से संदर्भित करते हुए स्पष्ट तौर पे बताया गया जो पुराने वाद, अपील, जिस तरह के मामले हैं, सब पुराने CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट के तहत उन्हीं प्रावधानों में चलेंगे और जो नए मामले अब दर्ज होंगे वो इन कानूनों के हिसाब से चलेंगे। अर्थात जो पिछला सिस्टम है IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, जिसको तर्ज पर आधारित नकल करके इसको दोबारा बनाया गया है, यह सबका सब कानून लगातार अभी कई वर्ष तक पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और उसी के आधार पे कार्य सेशंस कोर्ट में ख़ास तौर पर अभी चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल पांडे जी ने आपको बताया कि जो पुरानी फाइलें हैं वो उसी अनुसार जो प्रोसीडिंग चल रही थी वैसे ही डिसाइड की जाएंगी। जो नए मामले आज से दर्ज किए जाएंगे वो नए एक्ट्स जो आज से लागू किए गए हैं उनके अनुसार वो फाइलें चलेंगी। दोहरी मेहनत अधिवक्ताओं को करनी पड़ेगी और विशेष तौर पे आपने बताया कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी दुश्वारियाँ भरा समय रहेगा। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।